तो आप सभी को नमस्कार। मैं मयंक त्रिवेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर बुंदेलखंड महाविद्यालय झांसी। बुंदेलखंड महाविद्यालय के बीएड विभाग के द्वारा जारी इन ऑनलाइन यूजीसी नेट की निशुल्क कक्षाओं में एक बार पुनः आपका स्वागत है। हमारे साथ हमारे बीएड विभाग के वरिष्ठ आदरणीय डॉक्टर राविंद्र सिंह सर जुड़ चुके हैं और आज हमारी विषय विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर अर्चना मैम जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एनएमएस पीजी कॉलेज बदायूं से। तो डॉक्टर अर्चना मैम शिक्षा शास्त्र के विषय में, शिक्षा शास्त्र के क्षेत्र में एक जाना माना नाम है। मैम का एक लंबा संघर्ष रहा है और मैम अपने जो अति सक्रियता के लिए काफी जानी जाती हैं, विद्यार्थियों में काफी लोकप्रिय हैं क्योंकि हमने देखा कि मैम काफी पहले से ही विद्यार्थियों के लिए नए नए वीडियोस या अपने कॉलेज में भी हमने मैम को देखा है, काफी सक्रिय रहती हैं। तो वास्तव में हम उत्तर प्रदेश के साथ साथ जितने भी ऐसे शिक्षक हैं जो एक्टिव हैं और विद्यार्थियों के का जो है निशुल्क एवं बिना किसी अपेक्षा के लाभ करने के लिए तत्पर है, तो हम ऐसे विद्वत प्रोफेसर्स को ढूंढते रहते हैं। अर्चना मैम भी हमारी एक तलाश जिन पर जा करके पूरी हुई है। तो विद्यार्थियों, डॉक्टर अर्चना मैम काफी विद्वत शिक्षिका हैं और मैम का स्वयं एक यूट्यूब चैनल है। अभी हम इसका लिंक भी भेजेंगे। तो मैम आज हमारे बीच है। मैं डॉक्टर अर्चना मैम का बुंदेलखंड महाविद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आदरणीय मैम, थैंक यू आज सो मच के सर। इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं रॉबिन सर से भी आग्रह करता हूं कि मैम का औपचारिक स्वागत कर कक्षा को प्रारंभ करें। हाँ, जी धन्यवाद मयंक जी। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग अर्चना मैम। गुड इवनिंग सर। सबसे पहले तो मैं आपको बुंदेलखंड महाविद्यालय की अपनी ऑर्गेनाइजिंग टीम और अपने सभी प्रतिभागियों की ओर से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं और आपको एज ए ऑर्गेनाइजर टीम में हम अपना सदस्य मानते हुए अभिनंदन हम हृदय तल से आपका करते हैं मैडम। और जैसा कि सर ने बताया कि आपका बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेशन रहता है एकेडमिक गतिविधियों में। आपका यूट्यूब चैनल भी है। जरूर मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि हमारे बच्चों को, हमारे प्रतिभागियों को आपके लेक्चर लाभान्वित करेंगे। और आज अपना जो आप बहुमूल्य समय हमें दे रही हैं और भविष्य में भी हम उम्मीद करेंगे कि हमें आगे भी आप यथासंभव अपना समय दे पाएंगी। आपसे रिक्वेस्ट में प्रारंभ में ही मैडम कर लेता हूं। उसके लिए भी मैं अग्रिम धन्यवाद भी आपको प्रेषित कर देता हूं। बड़े भाव और बड़े सम्मान के साथ हम आपका स्वागत करते हैं, आपको आमंत्रित करते हैं इस मंच के लिए मैडम। थैंक यू सो मच सर। और मैं कोशिश करूंगी आगे भी मुझे मैम सर ऐसे ही मौके देते रहे और मैं बच्चों को जितना भी मुझसे हो सकता है मैं उनको अपने लेक्चर्स के थ्रू फ्रूटफुल कर सकूं और वो ताकि आगे नेट जेआरएफ और आगे पीएचडी तक और असिस्टेंट प्रोफेसर तक आगे उस फील्ड में जाएं। तो ये आप लोगों ने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया और शुरू किया कि अलग अलग जगह से बच्चों को जोड़ा कि आप उनको फ्री लेक्चर्स प्रोवाइड कर पाए और फ्री लेक्चर के साथ साथ हम उनको एक बिल्कुल क्वालिटेटिव लेक्चर्स उनको दे पाए। तो थैंक यू सो मच सर मुझे इनवाइट करने के लिए और मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपना जो भी मुझे आता है मैं उसको बच्चों तक अपनी बात को पहुंचा सकूं। जरूर, स्वागत। थैंक यू। तो मैं शुरू करूं मैं? ओके, तो मैं पीपीटी के थ्रू प्रेजेंट करती हूँ। ठीक है, तो मैं शेयर कर रही हूँ अपनी स्क्रीन। यस, यू कैन स्टार्ट। ओके, ये का है मल्टो मामा का पता। सर मैं ग्रुप पे पीपीटी शेयर करूँ क्या? मुझे इसमें ऑप्शन नहीं दिख रहा है शेयर करने का।
मैम स्क्रीन आपकी विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है? एक मिनट, आप बताते जी रहिएगा। जी जी, आपकी स्क्रीन दिख रही है मैम। ओके ओके ओके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पीपीटी शो हुई? यस जी यस, जी, स्टार्ट इट इज स्टार्ट। विजिबल ओके नाउ। ओके ओके, ठीक है। तो आवाज आ रही है? एम आई यस मैम, ऑडिबल? क्लियर क्लियर। हाँ, ओके ओके ओके। यस मैम। तो जैसा कि मुझे टॉपिक मिला है लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स पे, तो टीचिंग एप्टीट्यूड में आपने फर्स्ट जो पॉइंट है कि टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है और हम किस तरीके से उसका कॉन्सेप्ट है लर्नर्स के बारे में, टीचर के बारे में, है ना, और बहुत सारी चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ ली होंगी। तो सेकेंड पॉइंट जो है उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि लर्नर, लर्नर का मतलब क्या होता है, स्टूडेंट की क्या विशेषताएं हैं या स्टूडेंट्स कैसे सीखते हैं, हर स्टेज में स्टूडेंट्स की एबिलिटीज कैपेबिलिटीज क्या होती हैं, ठीक है। तो आज की इस प्रेजेंटेशन के थ्रू मैं आपको ये बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आता है ना। कभी कभी क्वेश्चन लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स से आ जाता है और आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं समझते हैं और आप आंसर का क्वेश्चन करते हैं टीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ, है ना। तो पॉइंट टू पॉइंट जब मैं एक्सप्लेन करूंगी तो मैं आपको बताती भी रहूंगी कि आपको किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो आज की फोकस पॉइंट है हमारा कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंट लर्नर्स, जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि एडोलसेंट किस तरीके से सीखते हैं, फर्स्ट पॉइंट आपका हो गया। दूसरा ये हो गया कि एडल्ट जो लर्नर्स हैं या लर्नर्स का यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, हम स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो एडल्ट लर्नर्स किस तरीके से सीखते हैं, अब इनके एडोलसेंट और एडल्ट लर्नर दोनों उनकी एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनकी सोशल और इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। इज दैट क्लियर? तो इन पॉइंट्स के थ्रू हम पूरे अपने टॉपिक को डिस्कस करेंगे। कहीं पे भी आपको कुछ ना समझ में आए तो अपने क्वेश्चंस को नोट करते रहिएगा और आप एंड में अपनी क्वेरी को पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और बीच बीच में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछती रहूंगी, तो पैसिव होके मत बैठिएगा, एक्टिव होके बैठिएगा। तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि लर्निंग क्या है। जितने भी पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं, कोई बताएगा कि लर्निंग किसे कहते हैं, सीखना, अधिगम, एनीवन? Ma'am, desirable change in behavior is called learning. डिजायरेबल चेंज इन बिहेवियर इज कॉल्ड लर्निंग। और कोई बताएगा? एनीवन? चलो, जैसे कि आपको स्लाइड में दिख रहा होगा और किसी ने बताया कि लर्निंग क्या है, डिजायरेबल चेंज इन बिहेवियर है। तो हम लर्निंग को एक डिजायरेबल चेंज तो वो है ही, साथ ही साथ क्या है, वो एक परमानेंट चेंज इन बिहेवियर है। यानी कि हमारी बिहेवियर में जो परमानेंट चेंजेस आते हैं हमारे एक्सपीरियंसेस और प्रैक्टिस के थ्रू, है ना, उसको क्या कहते हैं, लर्निंग कहते हैं, है ना। तो अब जब हम लर्निंग की बात करते हैं तो हम स्टूडेंट या लर्नर को नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो जो लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उनके पर्सनालिटी, ठीक है, यानी उनके व्यक्तित्व, उनका एटीट्यूड, उनका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, उनकी प्रायर नॉलेज कैसी है और उनकी एबिलिटी कैसी है। इन पॉइंट्स के थ्रू जो लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो लर्नर की विशेषताएं हैं, वो इनके इर्द गिर्द घूमती रहती हैं, ठीक है। किसके इर्द गिर्द घूमती है? पर्सनालिटी, एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस लेवल, प्रायर नॉलेज और एबिलिटी के थ्रू। अब इस स्लाइड से आप ये सीख सकते हैं कि अगर जो क्वेश्चन आपका आता है लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स पे और बहुत ही आपके पेपर में एप्लीकेशन मोड के क्वेश्चंस आते हैं, अगर ये पॉइंट्स आपको याद रहेंगे तो आप क्वेश्चन को बेहतर तरीके से ऑड इन आउट करके आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे कि हमने फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया था, हम डिस्कस करेंगे एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव की, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो मोटे मोटे तौर पे आपको ये पता होना चाहिए कि एकेडमिक का मतलब क्या है या एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आएंगे। लर्नर को भूल जाइए, अभी सिर्फ ध्यान करिए कि एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। तो एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स में हम ये देखते हैं कि हमारे लर्निंग गोल्स क्या है। सपोज कि हम कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो हमारा गोल क्या है ना। सपोज कि अभी आप क्या है कि आप इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े नेट की परीक्षा के लिए, ठीक है। तो नेट का एग्जाम पास करना आपका क्या हो गया, गोल हो गया। तो ये जो गोल है
नेट का एग्जाम पास करना ये आपको एक तरीके से एकेडमिक गोल कहलाएगा, है ना। तो हमेशा एक लर्निंग गोल होता है। प्रायर नॉलेज, प्रायर नॉलेज का मतलब क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक लर्नर की तरफ से कि प्रायर नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। जैसे कि अभी आप पढ़ रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड में मैं आपको पढ़ा रही हूँ लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अभी लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ाने से पहले मैंने ये पूछा कि लर्निंग किसे कहते हैं, है ना। तो लर्निंग किसे कहते हैं, सबने अपना अलग अलग आंसर बताया। अब क्या हुआ कि मैंने आपकी नॉलेज को चेक किया। प्रायर नॉलेज मतलब कि आपको लर्निंग के बारे में पहले से क्या पता है, ठीक है। तो जो आपको पता था उसमें मैंने चीजें ऐड ऑन कर दी, है ना। तो ये क्या होता है कि हमेशा एकेडमिक में जो भी लर्नर है उसकी प्रायर नॉलेज क्या है, पहले से उस टॉपिक के बारे में या उस चीज के बारे में उसको कितना पता है, ये जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। दूसरा है एजुकेशनल लेवल। एजुकेशनल लेवल का यहाँ पे ये मतलब है कि आप किस स्तर की शिक्षा ले रहे हैं या किस लेवल पे हैं। आप नेट की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं या नीट की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं या किसी और एग्जाम की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो एजुकेशनल लेवल होना बहुत जरूरी है ना। तो जब भी हम एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो आपको लर्निंग गोल्स याद रखने हैं, प्रायर नॉलेज के बारे में याद रखना और एजुकेशनल लेवल के बारे में याद रखना है। तो एकेडमिक लेवल्स में ये एक मेजर पॉइंट्स हैं, ठीक है, या की पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद रखना है। जब भी एकेडमिक लेवल की बात होगी तो वहां पे लर्निंग गोल, प्रायर नॉलेज और एजुकेशन लेवल की बात की जाएगी। इज दैट क्लियर? उसके बाद है आपका सोशल और इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। सोशल और इमोशनल दोनों हमेशा कहीं ना कहीं साथ साथ चलते हैं, है ना, तो इसलिए मैंने इसको साथ साथ ले लिया है। सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है कि जो भी लर्नर होता है वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करता है ना, पर्टिकुलर सोसाइटी से बिलोंग करता है। तो जिस कम्युनिटी से वो आता है या जिस सोसाइटी से वो आ रहा है या जिस माहौल से आ रहा है, वो भी क्या करता है, लर्नर की जो लर्निंग है उस पर इफेक्ट डालता है ना। वहीं इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है कि जैसे कि आपकी सेल्फ इमेज क्या है, आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, है ना, आप कभी बहुत उदास हो, कभी बहुत खुश हो, है ना, आप कितना मोटिवेटेड हो। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आपकी इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाती हैं, है ना। तो इसमें क्या लिखा है, बेस्ड ऑन रिलेशन ऑफ अ ग्रुप, है ना। जैसे कि आप 4 दोस्त हो, 4 लोग हैं साथ में, तो आपका आपस में रिलेशनशिप कैसा है, इंडिविजुअली आप कैसे लोगों से कनेक्टेड हो, आपका ग्रुप का स्ट्रक्चर कैसा है ना, आपकी उस ग्रुप में इंडिविजुअलिटी क्या है, आप कहाँ स्टैंड करते हो उस ग्रुप में, आपकी सोशबिलिटी कितना है, आप कितना लोगों से सोशली जुड़े हुए हो, है ना। तो ये सारी चीजें जो है आपकी सोशल और इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स में आती हैं। तो जब हम लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो हम उसमें यही चीज देखेंगे कि लर्नर कितना इमोशनल है ना, उसकी सोशबिलिटी कितनी है। तो ये सारी चीजें हम सोशल और इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स में डिस्कस करते हैं। देन आता है आपका कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये जो कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है, टेक्निकल टर्म है, आप सिंपल भाषा में इसको याद रखिए, इंटेलेक्चुअल, यानी कि वो सारी विशेषताएं जो आपकी माइंड से या जुड़ी हुई होती हैं, है ना। तो जब आप कोई चीज सीखते हो, है ना, तो अब क्या है कि लर्नर क्या करता है, कैसे परसीव कर रहा है। यानी कि अगर जो मैं आपको अभी ये टॉपिक पढ़ा रही हूँ तो हर एक लर्नर मतलब हर एक स्टूडेंट जो अभी यहाँ पे जुड़ा हुआ है उसको इस टॉपिक को परसीव करने का जो नजरिया होगा, है ना, वो कैसा होगा, अलग अलग होगा। किसी को बहुत अच्छे से मेरी बात समझ में आ रही होगी, किसी को कम अच्छी समझ में आ रही होगी, है ना। तो क्या होगा कि आप किस तरीके से चीजों को परसीव करते हो, कैसे उसको याद रखते हो, कैसे सोचते हैं आप, कोई भी समस्या आपको दी गई है उस समस्या का समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग आप कैसे करते हैं, कैसे आप ऑर्गेनाइज करते हो, कैसे आप इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हो, है ना। और ये सारी चीजें कहूंगी आपके ब्रेन में, आपके माइंड में होती हैं। तो ये जब भी कॉग्निशन की बात या इंटेलेक्चुअल की बात आती है तो आपको याद रखना है कि परसेप्शन, रिमेम्बर, थिंक, प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना, ऑर्गेनाइजिंग एंड अटेंशन स्पैन, आप कितनी देर अटेंटिवली बैठ पा रहे हो, मेरी बात को सुन पा रहे हो, ठीक है। मेमोरी आ गई, मेंटल प्रोसीजर्स आ गए कि आप इसी कॉन्सेप्ट को किस तरीके से अपने माइंड में प्रोसीड कर रहे हो, कैसे उसको समझ रहे हो, है ना। ये सारी आपकी क्या होती है, इंटेलेक्चुअल स्किल्स होती हैं। तो हमेशा कॉग्निशन के साथ, जब भी कॉग्निशन की बात आएगी तो आपको याद रखना है कि परसेप्शन, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑर्गेनाइजिंग, है ना, ये सारी चीजें आपकी आती हैं। तो आई होप आपको एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आएगा,
सोशल और इमोशनल में क्या आएगा और कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आएगा, ये इस स्लाइड से आपको क्लियर हुआ होगा। यहां तक अगर जो किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है। एनीवन? नो मैम। किसी को कुछ ना सब, हाँ क्लियर? यस मैम। ठीक है, आगे बढ़े। यस मैम। ओके, नेक्स्ट है गुड लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि एक अच्छे लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अभी मैं मोटे मोटे तौर पे आपको बता रही हूँ, प्रिसाइज आगे की स्लाइड्स में दिया हुआ है। तो यानी कि एक लर्नर, एक अच्छा लर्नर की विशेषताएं क्या होती हैं। सबसे पहला क्या है, कॉन्टिन्यूअस एंड ग्रेजुअल। इसका मतलब क्या है कि जो आपने देखा होगा कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि अगर वो आज पढ़ेंगे, आज जो उन्होंने टॉपिक पढ़ा वो 10 दिन उसको छोड़ देंगे फिर पढ़ेंगे। या आप ऐसे समझ लीजिए कि आप एक दिन पढ़ते हो 10 दिन नहीं पढ़ते हो, फिर आपने एक दिन उठाया फिर एक दिन पढ़ लिया फिर हफ्ते भर नहीं पढ़ा। तो ये क्या होता है कि ये एक लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। एक अच्छा लर्नर, एक अच्छा स्टूडेंट या अच्छा सीखने वाला वही होता है जिसमें कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है। यानी आप चाहे 2 मिनट पढ़िए चाहे 5 मिनट पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए, है ना। तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, यानी कि जो लर्नर है उसकी जो लर्निंग है वो कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए और ग्रेजुअल होनी चाहिए। उसके बाद दे हैव अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। जो एक अच्छा लर्नर होता है उसको आप कोई भी समस्या दे दीजिए, वो हमेशा तत्पर रहता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। यानी कि एक एटीट्यूड होना चाहिए सीखने के लिए या प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो जो एक अच्छा लर्नर होता है वो हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड में रहता है और वो निरंतर सीखता रहता है, वो अपनी लर्निंग में कभी ब्रेक नहीं करता है। ठीक। सेकंड है नो नेगेटिव इमोशंस। नो नेगेटिव इमोशंस आर इन्वॉल्व का मतलब क्या है कि जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि आप कोई चीज सीख रहे हैं या कोई नई चीज आई और आपने उसको कुछ दिन पढ़ा, उसके बाद आपने छोड़ दिया, अब आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप डिमोटिवेट हो गए, है ना। क्या हो गया, आप डिमोटिवेट हो गए या आपका बिल्कुल मन ही नहीं लग रहा उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए। तो होना क्या चाहिए कि हमेशा जो एक अच्छा लर्नर होता है उसके मन में कोई भी नेगेटिव इमोशंस नहीं आते हैं। अगर जो बाय चांस आते भी हैं तो वो हमेशा उनको रिमूव करता है ना। तो एक अच्छा लर्नर वही होता है जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव इमोशन नहीं आता है टुवर्ड्स देयर लर्निंग। ठीक है, यहाँ पे हम लर्निंग की बात कर रहे हैं, ये याद रखिएगा। उसके बाद है दे एसोसिएट न्यू नॉलेज गेन्ड विद व्हाट दे हैव प्रीवियसली लर्न। अभी हमने डिस्कस किया था प्रीवियस स्लाइड में प्रायर नॉलेज के बारे में। ठीक है, तो प्रायर नॉलेज क्या है, एक अच्छा लर्नर वही होता है जो हमेशा जो भी नई चीज आती है उसको, उसने पहले क्या पढ़ा था या उस चीज रिलेटेड उसने पहले क्या पढ़ा है उसको उस चीज से जोड़ने की कोशिश करता है। जैसे आप लोगों ने बच्चों के बुक्स देखे होंगे, हम बात करते हैं मैथ्स की बुक का। ठीक है, तो बच्चा फर्स्ट क्लास में भी मैथ्स एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ता है, सेकंड में भी एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ता है और थर्ड में भी पढ़ता है। लेकिन हर बार जब वो नए क्लास में आता है तो उसको जो उसका डिफिकल्टी लेवल होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन का वो बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, अब जब बच्चा नए क्लास में उस मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को पढ़ता है तब वो क्या करता है, पहले उसने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या पढ़ा था उसको क्या कर लेता है, उस प्रीवियस नॉलेज को पहले जो उसने पढ़ा नई नॉलेज के साथ उसको जोड़ देता है। तो जब प्रीवियस नॉलेज को हम नई नॉलेज के साथ जोड़ते हैं तब जो हमारी लर्निंग होती है वो बहुत ही बेहतर होती है। तो एक अच्छा लर्नर वही होता है जो हमेशा प्रीवियस नॉलेज को नई नॉलेज के साथ एसोसिएट करता है, उसको जोड़ता है। इज दैट क्लियर? देन है आपका दे रीड एनालाइज एंड इवेलुएट द थिंग्स एज दे लर्न। जैसे आपने अगर जो आज आपने टॉपिक पढ़ा लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, अब लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ने के बाद आपने क्या पढ़ा उसको आपने क्या किया, एनालाइज किया, उसका मूल्यांकन किया, इवेलुएट किया कि आपने जो आज पढ़ा है आपको कितना समझ में आया है ना। तो अगर जो आपने ये किया मेरे पढ़ाने के बाद तब तो आप एक अच्छे लर्नर कहलाओगे, है ना, अदरवाइज नहीं। तो एक अच्छा लर्नर क्या होता है हमेशा कि जो भी चीज वो सीखता है उसको वो इवेलुएट करता है, उसका एनालिसिस करता है कि क्या जो वो सीख रहा है वो सही है या नहीं है, या जो उसने सीखा उसकी लर्निंग कहाँ तक पहुंची, ये सारी चीजें वो हमेशा चेक करता है।
ठीक है। तो एक अच्छा लर्नर क्या होता है, जो चीजों को या जो भी उसने सीखा है उसको इवेलुएट करता है, उसको एनालाइज करता है, ठीक है। देन आपका दे कॉन्स्टेंटली लुक समथिंग टू लर्न न्यू। एक अच्छा लर्नर हमेशा नई नई चीजों को सीखने के लिए तत्पर रहता है। कोई भी चीज आप उसको दे दीजिए कि अच्छा आज एक नया टॉपिक पढ़ना है, वो बहुत एक्साइटेड रहेगा नए टॉपिक को पढ़ने के लिए। वही आपने कुछ लर्नर्स को देखा होगा वो नया करना ही नहीं चाहते हैं, है ना। तो एक अच्छा लर्नर वही होता है जो हमेशा कॉन्स्टेंटली नई चीजों को सीखने के लिए रेडी रहता है या तत्पर रहता है। इज दैट क्लियर? तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लर्नर की, जिनको आपको याद रखना। कहीं ना कहीं आप अगर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये चीजें आपके क्वेश्चंस में टकरा जरूर जाएंगी। तो आपको ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद जो आपने पढ़ा उसको अप्लाई भी करना है क्वेश्चंस में कि आप अब कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। इज इट क्लियर? इस स्लाइड से किसी को Yes, कुछ पूछना ma'am. है? हाँ, No, क्या ma'am. पूछना है? नहीं पूछना है? ओके, पूछ लीजिएगा, कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। कुछ भी ना समझ में आए आप पूछ सकते हैं। आगे बढ़े। Yes, ma'am. बाकी लोग सो गए क्या? नहीं मैम, थोड़ा हिंदी में भी समझा दें। हाँ, क्या कह रहे हो बेटा? मैम थोड़ा हिंदी में भी समझा दें। अच्छा, हिंदी में भी समझा दें। हिंदी में मैं हिंदी में बोल रही हूँ, आपको लिखा हुआ भी हिंदी में चाहिए? जहाँ पे भी आपको कोई टर्म ना समझ में आए जी पूछ मैम, लीजिएगा। कुछ ओके ओके, ठीक है। ओके। तो जैसे अभी हमने ये पढ़ा कि लर्निंग क्या है, ठीक है। जो आपके सिलेबस में दिया होता है एकेडमिक, कॉग्निटिव, सोशल, आपका इमोशनल और कॉग्निशन क्या है, हमने ये जाना। उसके बाद हम ये जानेंगे कि एडल्ट लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, ठीक है। अब एडल्ट लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको सबसे पहले एज याद रखनी है, यानी कि 20+ ईयर्स, है ना। आपके एग्जाम में इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब क्या है, जैसे हमने एकेडमिक एस्पेक्ट पढ़ा, कि एकेडमिक एस्पेक्ट का मतलब होता है शैक्षिक पहलू उसका, ठीक है। अब जो एडल्ट लर्नर है उसका शैक्षिक पहलू क्या होगा? अभी हमने डिस्कस किया था कि एकेडमिक एस्पेक्ट क्या होता है, ठीक है। कोई बताएगा? अभी हमने स्लाइड में डिस्कस किया था कि हमें अपना गोल याद बनाना जब भी हम एकेडमिक की बात करेंगे तो क्या क्या चीजें आएंगी उसमें? एनीवन? Learning goals, हाँ, और educational level of learner, prior knowledge, prior knowledge. प्रायर नॉलेज। That includes our primary learning also from family and schools. ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो हमने ये सारी चीजें डिस्कस की। अब क्या है कि अब जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं एडल्ट लर्नर की, तो आपको अब याद रखना है कि हमने उसमें गोल पढ़ा था, है ना, ये सारी चीजें पढ़ी थी। तो अब जो एडल्ट लर्नर होता है वो हमेशा गोल ओरिएंटेड होता है। कैसा होता है? गोल ओरिएंटेड होता है। गोल ओरिएंटेड का मतलब क्या है? हमेशा उसका वो हमेशा क्या करता है, एक लक्ष्य बना के चलता है कि उसको क्या हमेशा करना अपने है। लक्ष्य हाँ, वो हमेशा अपने लक्ष्य को बना के चलता है। जैसे कि अभी आपका जो एज ग्रुप होगा ये भी एडल्ट लर्नर्स की कैटेगरी में ही आएगा, है ना। तो अब आपको क्लियर पता है Yes, ma'am. कि आपने एमएड कर लिया, आपने एमए कर लिया, है ना, जो भी आपका है। आपने सपोज एमए कर लिया, मैं एमए लेके चलती हूँ, आपने एमए कर लिया। अब आपका गोल सेट है। क्या गोल सेट है? कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है ना। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपने क्या किया? आपको नेट क्वालिफाई करना है। तो अब नेट क्वालिफाई करना आपका क्या है? सब्सिक्वेंट गोल है, मतलब एक छोटा गोल है, लेकिन गोल तो है ना। तो यानी कि आप अपने गोल की तरफ काम कर रहे हैं। समझ में आया? क्या काम कर रहे हो? अपने गोल की तरफ काम कर रहे हो। तो इसीलिए जो एक एडल्ट लर्नर होता है वो हमेशा क्या होता है? गोल ओरिएंटेड होता है। इज दैट क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? समझ आया? दूसरा क्या है? लाइफ एक्सपीरियंस। अब उसके पास लाइफ Yes, ma'am. एक्सपीरियंसेस भी बहुत होते हैं, है ना। लाइफ एक्सपीरियंस मतलब उसके जीवन के जो अनुभव हैं, क्योंकि अभी वो एमए करके
सपोज हो सकता है यहाँ पे एमए करके कुछ लोगों का बहुत ब्रेक हो गया, उन्होंने अपनी आगे की और पढ़ाई कंटिन्यू की हो सकता है बहुत से यहाँ पे पीएचडी हो लेकिन नेट ना क्वालिफाई हुआ हो, है ना। तो उनके बहुत सारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं जिनको वो इंटीग्रेट करता है, जिनको वो अपने साथ लेके चलता है, उनको जोड़ता हुआ चलता है। तो कहीं ना कहीं जो उसके लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं वो भी क्या करते हैं, उसके गोल तक पहुंचने के लिए मदद करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इसके एक एडल्ट लर्नर की पहली एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक है कि हमेशा वो गोल ओरिएंटेड होगा, अपने लक्ष्य की तरफ निर्धारित होगा। ठीक है, समझ में आया ना कि इसको बोलते हैं गोल ओरिएंटेड को हिंदी में लक्ष्य उन्मुख। समझ में आया। लाइफ एक्सपीरियंसेस को, जो भी उसके जीवन के अनुभव है, जो भी उसके ज्ञान है, उसको क्या करता है, वो इंटीग्रेट करता है। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। उसके बाद है आपका सोशल। सोशल का मतलब क्या होता है, सामाजिक आयाम या सामाजिक एस्पेक्ट बात कर लो। ठीक है, तो अब इसमें वो क्या करता है, कोलैबोरेटिव लर्निंग करता है। दो टर्म्स आते हैं आपके, एक आता है कोऑपरेटिव लर्निंग और दूसरा आता है कोलैबोरेटिव लर्निंग। किसी को इसके बीच में अंतर पता है? एनीवन? कोलैबोरेटिव लर्निंग और कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या अंतर है? यहाँ इस पॉइंट से भी आप एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर जो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए होंगे तो। किसी को मालूम है? थोड़ा बहुत, आधा अधूरा? नहीं। मैम कोलैबोरेटिव लर्निंग हो गया कि ग्रुप्स में पढ़ना साथ में, दैट इज कोलैबोरेटिव लर्निंग। एंड And कोऑपरेटिव cooperative learning? तो मतलब डिफाइन कर रहे हैं, कोऑपरेट करके पढ़ाई करना, मुझे प्रॉपर नहीं पता बट। अच्छा ठीक है, तो जो आपने कोलैबोरेटिव लर्निंग बताया वो मैम कॉग्निटिव हाँ, अपनी समझ से समझना, चीजों को सिर्फ अपने आप से समझना। किसमें, कोलैबोरेटिव में? कॉग्निटिव खुद ही समझ, कॉग्निटिव में। ओके, कोऑपरेटिव में? अपने ही समझ से। अच्छा ठीक है, कोऑपरेटिव नहीं, कोलैबोरेटिव। अच्छा ठीक है, अब आप वही समझिए। मैम ग्रुप में। ओके ओके, अब समझो जो मैं बता रही हूँ। ठीक है, एडल्ट लर्नर कोलैबोरेटिव लर्निंग करता है। कोलैबोरेटिव लर्निंग का मतलब क्या होता है कि ग्रुप बना के पढ़ना। ठीक है, आपस में क्या करते हैं, ग्रुप बना के पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई लीडर नहीं होता है। समझ में आया? कोलैबोरेटिव लर्निंग में आपस में सब लोग एक साथ मिल के पढ़ते हैं, मिल के सीखते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई लीडर नहीं होता है, सब अपने थॉट्स को एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं। ठीक है, वहीं पे जब हम कोऑपरेटिव लर्निंग की बात करते हैं तो कोऑपरेटिव लर्निंग में सेंटर में टीचर होता है। ठीक है, सेंटर में टीचर होगा, यहाँ स्टूडेंट्स होंगे, टीचर और स्टूडेंट एक्टिवली टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो जहां पे टीचर और स्टूडेंट या टीचर और लर्नर एक्टिवली एक दूसरे के साथ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, वो होती है आपकी कोऑपरेटिव लर्निंग, या आप इसको कोऑपरेटिव टीचिंग भी कह सकते हो। टीचिंग कहोगे तो पढ़ाना हो जाएगा, लर्निंग कहोगे तो सीखना हो जाएगा। ठीक है, कोलैबोरेटिव में क्या होता है कि जो एक ग्रुप आपस में बैठ के चीजों को सीखता है, लेकिन कोई भी लीडर वहां पे नहीं होता है। ये बिल्कुल आपको मैंने लेमैन लैंग्वेज में समझाया कि कोलैबोरेटिव लर्निंग और कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या डिफरेंस है। इज इट क्लियर? तो एडल्ट लर्नर क्या करता है, इसीलिए कोलैबोरेटिव लर्निंग किस में रखा गया है, सोशल में रखा गया है, सामाजिक में रखा गया है, क्योंकि यहाँ वो आपस में लोगों से मिलके सीख रहा है। इज इट क्लियर? अब आता है आपका इमोशनल एस्पेक्ट। ठीक है, इमोशनल एस्पेक्ट क्या, इमोशनल मैच्योरिटी, यानी यहाँ जो एडल्ट लर्नर होता है वो इमोशनली बहुत मैच्योर होता है। ठीक है, इन कंपैरिजन टू एडोलसेंस। एडोलसेंस में क्या होता है, उसके इमोशंस बहुत अप एंड डाउन हो रहे होते हैं, लेकिन एक एडल्ट लर्नर जो होता है वो इमोशनली मैच्योर होता है, वो स्टेबल होता है। वो अगर जो आप एग्जांपल ले लीजिए, अगर जो कोई भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है तब भी वो अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखता है, वो समझता है, अपने इमोशंस को रेगुलेट करता है ना। तो इसीलिए जो एडल्ट लर्नर होता है उसके अंदर इमोशनल मैच्योरिटी पाई जाती है। सेकेंड पॉइंट है बैलेंसिंग मल्टीपल रोल्स। बैलेंसिंग मल्टीपल रोल्स का मतलब है वो एक साथ बहुत सारे रोल्स परफॉर्म कर रहा होता है ना।
अब यहाँ पे आप इससे ये समझ सकते हैं कि हो सकता है कि वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ कहीं टीचिंग भी कर रहा हो। तो एक तो वो स्टूडेंट भी है और कहीं वो पढ़ा रहा है तो वो टीचर भी है। हो सकता है वो मैरिड हो, तो मैरिड होने के साथ साथ उसके साथ बहुत सारी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जुड़ गई है। इस तरीके से मल्टीपल रोल्स प्ले करता है एक एडल्ट लर्नर। देन है आपका कॉग्निटिव एस्पेक्ट। कॉग्निटिव एस्पेक्ट का मतलब कॉग्निशन किससे जुड़ा हुआ है बताओ। जब हम बात करते हैं कॉग्निशन की या कॉग्निटिव की तो क्या मतलब है यहाँ पे, किस चीज की बात करेंगे हम? संज्ञानात्मक मैम। ये कॉग्निशन तो हिंदी हो गई, इसका ट्रांसलेशन हो गया मैम मस्तिष्क से संबंधित। हाँ बिल्कुल सही, अभी हमने डिस्कस किया था। जब भी हम बात करेंगे कॉग्निशन की तो हमारे माइंड से रिलेटेड चीजें आएंगी। और माइंड से रिलेटेड चीजें कौन सी होती है हमारी? परसेप्शन, रिमेम्बरिंग, मेमोरी, मतलब सोचना है ना, थिंकिंग करना, विचार करना और याद रखना, मेमोरी, अटेंशन, कितना हम अटेंटिव है ना। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं हमारी कॉग्निशन के अंदर आती हैं। तो अब एक एडल्ट लर्नर का कॉग्निटिव एस्पेक्ट क्या होगा? They apply their existing knowledge and experience to new learning situations. जो भी उन्होंने पहले सीखा, जैसे कि हमने प्रायर नॉलेज की बात की थी, है ना, पूर्व ज्ञान की बात की थी, तो जो भी उनकी एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो भी उनके एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी उनके अनुभव हैं, वो सारे के सारे जो भी उनको नई परिस्थिति, नई सिचुएशन मिलती है, वो उसमें उसको अप्लाई करते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल कि एक एडल्ट लर्नर को एक ऐसा प्रोजेक्ट दे दिया गया, एक बिल्कुल नया प्रोजेक्ट दिया गया जो उसको करना है। अब लेकिन उसको नहीं पता है कि भाई अब इसमें क्या काम किया जाए। अब वो क्या करेगा, थोड़ा सा अपने आप को पॉज करेगा, थोड़ा सोचेगा कि इसमें क्या कर सकते हैं, इस चीज को किस चीज के साथ रिलेट कर सकते हैं। तो जो भी उसकी प्रायर नॉलेज होगी, जो भी उसका पूर्व ज्ञान होगा, जो भी उसके अनुभव होंगे, वो उस प्रेजेंट सिचुएशन में वो लगा देगा, है ना। देन है मेकिंग कनेक्शंस एंड इंटीग्रेटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन। जैसे कि मैंने अभी प्रोजेक्ट का एग्जांपल दिया कि जो भी उसका पूर्व ज्ञान है, जो भी उसके अनुभव है, वो प्रेजेंट सिचुएशन में लगाएगा। और लगाता भी कैसे है? कनेक्शंस बैठा बैठा के, है ना। आपने देखा होगा कि आज आप एडल्ट लर्नर, आप आज लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, हो सकता है 2 साल पहले भी आपने यही चीज पढ़ी हो या 1 साल पहले भी आपने यही चीज पढ़ी हो, लेकिन जो चीज आपने 1 साल पहले पढ़ी थी वही चीज आप 1 साल बाद पढ़ रहे हैं, तो दोनों के पढ़ने में कहीं ना कहीं अंतर आपको दिख रहा होगा। आप इस समय उस चीज को बेहतर समझ पा रहे होंगे। तो ये क्यों होता है? वो आपके एक्सपीरियंसेस और जो आपका पूर्व ज्ञान है वो आपकी हेल्प करता है कनेक्शंस को बैठाने में, नई इंफॉर्मेशन को परसीव करने में। जो भी नई आपको इंफॉर्मेशन या सूचना दी जा रही है उसको परसीव करने में कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हेल्प करती हैं। ठीक है, अब ये जो आपका है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, ये स्टार बना लीजिएगा इस पे, कि जो एडल्ट लर्नर होता है वो सेल्फ डायरेक्टेड होता है। सेल्फ डायरेक्टेड का मतलब क्या है? उसको धक्का नहीं मारना पड़ता है कि पढ़ो, ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो, ये सब कुछ नहीं करना पड़ता है। उसको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ने हैं, आप ये कह सकते हो, वो हर एक चीज अपनी खुद डायरेक्ट करता है ना। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग होती है, वो अपनी लर्निंग को खुद तय करता है कि उसको कितना, कैसे, क्या पढ़ना है ना। देन है आपका प्रैक्टिकल रेलिवेंस। एक एडल्ट लर्नर जो होता है वो हमेशा प्रैक्टिकली चीजों को, मतलब जो भी चीज वो पढ़ता है वो उसकी प्रैक्टिकल लाइफ से कितना जुड़ा हुआ है ना। वो उस सारी चीजों को अपनी लाइफ में क्या करता है, अप्लाई करता है, उसका एप्लीकेशन ढूंढता है, उसको अप्लाई करता है। तो ये क्या है आपका प्रैक्टिकल रेलिवेंस है। तो एक एडल्ट लर्नर जो भी सीखता है उसको अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई करता है, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, प्रैक्टिकल रेलिवेंस होना चाहिए लर्निंग का। इज दैट क्लियर? तो एक एडल्ट लर्नर कैसा होना चाहिए? गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, हमेशा वो कोलैबोरेटिव लर्निंग करता है, इमोशनली मैच्योर होता है, मल्टीपल रोल्स प्ले करता है, अपनी नई नॉलेज को, अपनी पुरानी नॉलेज को नई नॉलेज के साथ जोड़ता है, अपने एक्सपीरियंसेस को, अपनी नॉलेज को नई सिचुएशन में डालता है, कनेक्शंस बैठाता है। और जो उसकी लर्निंग होती है वो सेल्फ डायरेक्टेड होती है, और हमेशा जो भी वो सीखता है उसको अपनी लाइफ में वो क्या करता है, अप्लाई करता है। इज इट क्लियर? ये स्लाइड समझ में आई सबको? यस मैम। ठीक है, आगे बढ़े। यस मैम। क्वेश्चंस भी दूंगी अभी मैं करने के लिए, पता चल जाएगा आपने कितना सीखा।
ठीक है, आगे बढ़े। यस मैम। अभी हमने जो पीछे वाली स्लाइड में पढ़ा वो आपके सिलेबस में जिस तरीके से दिया हुआ है उस तरीके से हमने डिस्कस किया। उसके बाद अब कुछ पॉइंट्स और हैं जो आप मेंशन कर सकते हैं अपने नोटबुक में। एक जो एडल्ट लर्नर होता है उसकी जो लर्निंग होती वो उसकी जो लर्निंग होती है, जो लर्नर होता है वो हमेशा नॉन ट्रेडिशनल स्टूडेंट होता है। ठीक है, ये आपका क्या है, की पॉइंट है। ठीक है, तो एडल्ट लर्नर्स आर नॉन ट्रेडिशनल स्टूडेंट्स। नॉन ट्रेडिशनल स्टूडेंट्स का मतलब क्या है, कोई बताएगा यहाँ पे? एनी वन ऑफ यू? मैम नॉन ट्रेडिशनल मीन्स जो हाँ। सिर्फ टेक्स्ट बुक से नहीं पढ़ता हो, अपने और सराउंडिंग्स और बाकी सब चीजों से वो लर्निंग करता है अपनी। हाँ, कुछ कुछ कह सकते हैं ये, और कोई बताएगा? और कोई या फिर बताएगा? ये भी बोल सकते हैं ना कि ट्रेडिशनल स्टूडेंट हो गया जैसे एक मतलब एक स्कूल में एक बच्चा पढ़ता है तो पता होता है कि 8 हाँ बजे से 2 बजे तक हमें पढ़ना ही पढ़ना है एक जगह बैठकर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन तो वो एक तरह मैम से इसमें ट्रेडिशनल 50-50 मेथड हो नॉलेज है। जाता है। लेकिन नॉन ट्रेडिशनल में ये होता है कि हम मतलब फ्री होते हैं कि हमें जब टाइम मिला तब अपने दोस्तों के साथ बैठ के पढ़ लिया या लाइब्रेरी जाके थोड़ा बहुत पढ़ लिया, तो मे भी हो सकता है। हाँ ठीक है, दोनों लोगों का आंसर सही है। अब आप जो भी नॉन ट्रेडिशनल स्टूडेंट्स हैं, मतलब ये डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है ना, तो वहां पे आपको थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। टीचिंग एप्टीट्यूड जो एक ये यूनिट है, ये आपको समझने की यूनिट है ना, ग्रेस्पिंग या लर्न करने का यूनिट नहीं। आप जितना उसको आपने उसको पढ़ा और पढ़ने के बाद आप उसको कितना विजुअलाइज कर पा रहे हो इस टॉपिक को, है ना, कि अगर जो आपको ये सिचुएशन दे दी गई, अगर जो आपने ये सोचा कि एडल्ट लर्नर, अभी आपने एडल्ट लर्नर को पढ़ा, अब जो भी आपने पढ़ा आप उसको आप अपने ऊपर अप्लाई करिए कि अगर जो आप एडल्ट लर्नर हैं तो आप किस तरीके से, आपके अंदर कौन कौन सी विशेषताएं हैं, आप किस किस तरीके से सीखते हो, जो चीजें यहाँ पे पढ़ाई गई हैं कुछ चीजें उसमें से आ रही, अप्लाई हो रही हैं आपके ऊपर कि नहीं हो रही। तो इस तरीके से जब आप सोच के क्वेश्चंस को करोगे तो आपका जो क्वेश्चंस है वो गलत नहीं होंगे, है ना। तो जो एडल्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में हम एक जो एडल्ट लर्नर होता है वो कैसा होता है, नॉन ट्रेडिशनल स्टूडेंट होता है। ठीक है, अब ये क्या है, ऑटोनॉमस एंड सेल्फ कंट्रोल। ऑटोनॉमस का मतलब क्या है, ऑटोनॉमस का मतलब क्या होता है? बताओ। अच्छा, ऑटोनॉमस को ब्रेक कर दो। ऑटो, ऑटो का मतलब क्या है? एक तंत्र मैम ऑटोनोमस। मैम ऑटोनोमस मीन्स द पर्सन हु कैन टेक हिज और हर ओन अपने डिसीजंस। बिल्कुल सही। ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी सुनी होगी ना, वो अपना सारा सिलेबस और एग्जाम वो खुद करवाते हैं, वो किसी पर डिपेंड नहीं होते हैं। वैसे ही ऑटोनॉमस लर्नर होता है जो अपनी लर्निंग को खुद डायरेक्ट करता है ना, वो अपनी लर्निंग को खुद डायरेक्ट करता है। अभी हमने पीछे भी यही चीज डिस्कस की थी। ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमस का मतलब क्या होता है, ऑटोनॉमस स्टूडेंट कौन से होते हैं, जो अपनी लर्निंग को खुद ब खुद डायरेक्ट करते हैं। किसी के कहने पे, अगर जो मैंने कह दिया कि आपको इस तरीके से पढ़ना है, ठीक है, तो आप, एक जो एडल्ट लर्नर होगा वो मेरे कहने से नहीं पढ़ेगा, या मेरे कहने से नोट्स नहीं बनाएगा, या मेरे कहने से प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेगा, है ना। उसका जब मन होगा वो खुद ब खुद करेगा अपने तरीके से, है ना। तो जो एडल्ट लर्नर होता है वो ऑटोनॉमस होता है, सेल्फ कंट्रोल्ड होता है। सेल्फ कंट्रोल का मतलब वो अपने अपने आप को खुद कंट्रोल करता है, कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। इज इट क्लियर? वही यहाँ पे लिखा है कि एडल्ट्स आर ऑटोनोमस एंड सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर्स who will direct their own learning on their learning objectives। अब इसमें आपका ये की पॉइंट है, जब भी ऑटोनोमस या सेल्फ कंट्रोल आए तो आपको ये याद रखना है कि डायरेक्ट देयर ओन लर्निंग। इज दैट क्लियर? डायरेक्ट देयर ओन लर्निंग, वो अपनी लर्निंग को, अपने सीखने को खुद डायरेक्ट करते हैं। देन है लाइफ एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। ये हमने पॉइंट अभी पीछे डिस्कस कर लिया है ना, तो मुझे लगता नहीं है कि इसको मुझे दोबारा डिस्कस करने की जरूरत है। देन है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी हमने पीछे डिस्कस किया कि वो क्या करते हैं, जो भी नई स्किल्स को सीखते हैं उन नई स्किल्स को वो अपनी डेली लाइफ में क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं।
एडल्ट लर्नर्स आर ऑलवेज यूज टेस्टिंग हाउ करते लर्निंग हैं। इज रेलेवेंट टू देयर लाइफ। हमेशा वो ये चीजें देखते रहते हैं कि जो वो सीख रहे हैं वो उनकी लाइफ के लिए कितना रेलिवेंट है ना। तो एक एडल्ट लर्नर इसी तरीके से सोचता है, इसीलिए उसकी ये विशेषताएं हो जाती है। इज इट क्लियर? एडल्ट लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक समझ में आई आपको? बताओ। यस मैम। आगे बढ़े कि आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ लीजिए। आगे बढ़िए मैम। ओके, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एडोलसेंट के बारे में। एडोलसेंट का मतलब किशोर बोल सकते हो हिंदी में, ठीक है, या किशोरावस्था कह सकते हो। तो एडोलसेंट लर्नर की एज क्या है? 10 से 19 साल। अब आप जैसे 10 से 19 साल आ जाए, आप 10 से 19 साल के बच्चों को सोचिए कि वो क्लासरूम में आते हैं तो वो किस तरीके से सीखते हैं, या घर पे पढ़ते हैं तो किस तरीके से पढ़ते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप चीजों को विजुअलाइज करिए तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा समझने में और पढ़ने में, है ना। तो एडोलसेंट लर्नर्स की जो एज ग्रुप है वो 10 से 19 साल हम मोटे मोटे तौर पे लेके चलते हैं, है ना। किसी भी साइकोलॉजिस्ट के अनुसार मैंने नहीं लिया है, ये मैंने अपने हिसाब से यहाँ पे समझने के लिए आपके लिख दी है, ठीक है। तो एडोलसेंट लर्नर्स की एज क्या हो गई? 10 से 19 साल। अब जो एडोलसेंट लर्नर्स क्या होता है, वो बिल्कुल बच्चा होता है वो, है ना। अब आप ये भी एक कह सकते नया हो कि बच्चा एडोलसेंट होता है जो लर्नर्स की, अच्छा ये बताओ, हाँ 10 से 19 साल का जो बच्चा होगा वो किस क्लास में होगा? क्लास बताओ। मैम 9, 10th। 12th, हाँ Eight to अप टू 12th कर देते हैं ना, कि यानी कि 12 साल तक का जो बच्चा होता है, 12th तक का जो बच्चा होता है ना, 12th क्लास में जो बच्चा होता है वो इसी एज ग्रुप का होता है, मतलब 19 साल तक वो पहुंच जाता है 12th क्लास में, या 17-18 भी पहुंच जाता है ना। तो अब क्या होता है कि अब वो जो बच्चा होता है एडोलसेंट, है ना, वो इंडिपेंडेंट होता है। उस समय उसको घर से नई नई आजादी मिली होती है, अपनी पेरेंट्स से मिली होती है कि नहीं मिली होती है ना। वो अपनी दुनिया जी में ही मैम। मस्त होता है। तो जब वो अपनी दुनिया में मस्त होता है तो वो अपनी मस्ती के अनुसार वो सीखता भी है ना। तो वहां पे भी हम उसको प्रेशर से नहीं सिखा सकते। अब जो बच्चा एडोलसेंट होता है वो बहुत एक्टिव भी होता है। आपने देखा होगा टीचर जो उससे कह देगा फटाफट वो करके ले आएगा। कोई भी उसको प्रोजेक्ट दिया गया वो बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करके बहुत ही क्रिएटिव मन से उस चीज को पूरा करके लेके आता है। करता है कि नहीं करता है? करता है ना। आप उसको यस कोई मैम, भी हाँ हम लोग आप भी उसको करते कोई भी थे। समस्या दे दीजिए, तो अगर जो प्रॉब्लम नहीं भी सॉल्व कर रहा है, आधी अधूरी सॉल्व कर रहा है, लेकिन वो क्रियोसिटी के साथ उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है ना। तो ये एक एडोलसेंट लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स आप कह सकते हो। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे आपके सिलेबस में दिया हुआ कि एक एडोलसेंट लर्नर की एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी। अब यहाँ पे लिखा है स्टिल इन फॉर्मल एजुकेशन। वो बच्चा अभी भी किस में है? फॉर्मल एजुकेशन में ही है ना। यहीं पे ये बताओ कि जो एडल्ट लर्नर है वो फॉर्मल एजुकेशन में होता है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन में होता है? फॉरवर्ड ऐसे में कुछ होता है मैम। रिलेट करके किस में आएगा? बोलो। फॉर्मल में ही आना चाहिए मैम। फॉर्मल में मैम फॉरवर्ड में आना चाहिए। एडल्ट एडल्ट पूछ रही हूँ मैं। मैम दोनों में हो सकता है, अगर वो ओपन हाँ लर्निंग बिल्कुल कर सही। रहा है। जी मैम, दोनों बिल्कुल में हो सही। सकता है। हाँ जो एक एडल्ट लर्नर है वो दोनों में आएगा, फॉर्मल और प्लस नॉन फॉर्मल की इनफॉर्मल। नॉन फॉर्मल। हाँ नॉन फॉर्मल। इनफॉर्मल नॉन इनफॉर्मल फॉर्मल। मैम। चलो इस पे भी आते हैं, ठीक है। अच्छा, एडोलसेंट लर्नर जो होता है वो फॉर्मल एजुकेशन में आता है, ठीक है। अब हमें कोई ये बताया कि फॉर्मल एजुकेशन किसे कहते हैं? मैम औपचारिक एक शिक्षा। वैसी शिक्षा व्यवस्था जहाँ पर एक विद्यालय शिक्षा मतलब एक स्थान निश्चित है, एक समय निश्चित है और कुछ पाठ्यक्रम निश्चित है, उसे हम औपचारिक शिक्षा मतलब शिक्षण व्यवस्था कह सकते हैं। और ठीक है, एक जो ठीक है। नॉन फॉर्मल है जिसे अनौपचारिक कहते हैं, जैसे हमारी डिस्टेंस मोड पे हो गई, जैसे राजश्री टंडन हो गई, इन्नू हो गया, इनको हम नॉन फॉर्मल में कह सकते हैं। और इनफॉर्मल में ये होता है कि इनफॉर्मल भी, क्योंकि मुझे अभी टर्म आया तो मेरे माइंड में थोड़ा सा क्लिक हुआ ये चीज कि जैसे हम कहीं आते जाते कुछ भी सुनते हैं या कुछ नोटिस बोर्ड में कभी कुछ लिखा हुआ देख लिया या कोई सदवाक्य कहीं पढ़ लिया, तो उससे हमने जो सीखा वो ये इनफॉर्मल है। नॉन फॉर्मल ठीक। डिस्टेंस लर्निंग या उसके माध्यम से, और फॉर्मल एक व्यवस्थित तरीके से जैसे स्कूलिंग होती है, हाँ
बीएड जैसी होता है वैसा। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो जो एक एडोलसेंट लर्नर होता है वो फॉर्मल सेटिंग में है अभी, यानी कि फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में है। दूसरा वो एक्टिव लर्नर होता है, जो कि अभी मैंने आपको डिस्कस किया है ना। अब बात करते हैं सोशल की, यानी कि सामाजिक एस्पेक्ट की उसके। तो वो पीयर इन्फ्लुएंस में रहता है। पीयर इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है? जो दोस्त यार कह देंगे हम भी वही करेंगे, है ना, यही होता है ना, यही होता है कि नहीं होता है ना। तो यहाँ पे जो एडोलसेंट लर्नर है वो पीयर इन्फ्लुएंस में बहुत सारी चीजें सीखता है, जब पीयर इन्फ्लुएंस में रहता है। जो उसका दोस्त करेगा वही वो भी करेगा, है ना, या उसका दोस्त जिस तरीके से पढ़ेगा वो भी उसी तरीके से पढ़ेगा। तो एडोलसेंट्स क्या होते हैं? सोशल एस्पेक्ट में वो पीयर इन्फ्लुएंस में रहते हैं। एक्सप्लोरिंग इंडिपेंडेंस, जैसे मैंने अभी आपको बताया, उनको नई नई आजादी मिली होती है ना, स्कूल से घर, अब वो अकेले जाते हैं, तो वो अपनी इंडिपेंडेंस को एक्सप्लोर करते हैं, है ना। इंडिपेंडेंस को एक्सप्लोर करते वक्त भी वो बहुत सारी चीजें सीख रहे होते हैं। उसके बाद डेवलपिंग सोशल स्किल्स भी सीखते हैं। तो सोशल एस्पेक्ट में क्या आ जाएगा? एडोलसेंट के पीयर इन्फ्लुएंस, एक्सप्लोरिंग इंडिपेंडेंस, डेवलपिंग सोशल स्किल्स। अब आप एडोलसेंट लर्नर को एडल्ट लर्नर के साथ कंपेयर भी साथ साथ करते रहिएगा तो आपको दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर दिखेगा, एकेडमिक में भी और सोशल में भी। सोशल में हमने वहां पे क्या पढ़ा था एडल्ट में, कि वो कोलैबोरेटिव लर्निंग करता है, लेकिन वही जब हम एडोलसेंट में पढ़ रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि वो पीयर से इन्फ्लुएंस्ड है, इंडिपेंडेंस को एक्सप्लोर कर रहा है, नई नई आजादी को वो जी रहा है ना। सोशल स्किल्स या सामाजिक कौशल उसके अंदर विकसित हो रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? आपका सोशल एस्पेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इमोशनल एस्पेक्ट की। इमोशनल एस्पेक्ट में आपका आता है इमोशनल वोटैलिटी। इमोशनल वोटैलिटी का मतलब ये होता है कि यहाँ पे उसके इमोशंस बहुत तेजी से चेंज हो रहे होते हैं। ठीक है, जे स्टैनली हॉल ने एडोलसेंट को क्या बोला है, किसी को मालूम है? स्टॉर्म, स्ट्रेन एंड स्ट्रेस की स्टेज का है। हाँ, तनाव तूफान एवं की अवस्था, तनाव एवं तूफान की तनाव अवस्था, है ना। अवस्था। आपने देखा हो कभी कभी वो बहुत खुश होता है, बिल्कुल उदास, कभी कभी बहुत उदास हो जाता है ना। बहुत सारी एकदम से इमोशन उलझनों हो से वो, जाना। हाँ, बहुत सारी उलझनों से वो गुजर रहा होता है। कहीं ना कहीं उसका क्या होता है, वो ट्रांजिशन पीरियड चल रहा होता है ना, ट्रांजिशन पीरियड में होता है। तो इसीलिए उसके अंदर इमोशनल वोटैलिटी पाई जाती है। कुछ देर वो, कुछ टाइम में वो खुश रहेगा, थोड़ी देर बाद वो दुखी हो जाएगा। इस तरीके के बहुत सारे इमोशंस होते हैं, बहुत सारे इमोशंस के साथ वो अप एंड डाउन कर रहा होता है ना। बहुत सारे थोड़ी इमोशंस थोड़ी देर में के थ्रू चेंज वो हो अंडरगो, जाना। हाँ, वो चेंज हो जाते हैं, मिनटों में वो चेंज हो जाते हैं। तो जैसे जैसे मूड स्विंग्स होते हैं, जैसे जैसे हमारे इमोशंस अप एंड डाउन होते हैं, उसी तरीके से हमारी लर्निंग भी इन्फ्लुएंस होती है। आपने देखा होगा जब आप बहुत उदास होते हैं तो बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं होता है, होता है? नहीं होता है। जब आप बहुत स्ट्रेस में यस होते हैं तो मैम, पढ़ने का नहीं मन नहीं होती। होता है, नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। तो यही इमोशनल एस्पेक्ट है। तो एडोलसेंट्स में वो इमोशनल एस्पेक्ट ज्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि वो ये आपकी 10 से 19 साल की स्टेज ही यही होती है ना। तो एडोलसेंट में जो इमोशनल एस्पेक्ट है वहां पे इमोशनल वोटैलिटी पाई जाती है। दे अंडरगो अ प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट की टर्म है ये, ठीक है, सेल्फ डिस्कवरी। अब एडोलसेंट बच्चा, जैसे कि मैंने अभी बताया था, कि वो अपने आप को जान रहा होता है, वो अपने आप को खोज रहा होता है। कभी उनसे कहते हैं कि भाई तुम छोटे हो, बात मत करो, कभी कहते हैं अब तो तुम बड़े हो गए हो, तो वो इन्हीं उलझनों में पड़ा रहता है। तो कहीं ना कहीं इन कंफ्यूजन उलझनों क्रिएट से, होती है। हाँ, कंफ्यूजन क्रिएट होती है, वो डिलेमा में रहता है। तो इन सारी चीजों से जो उसकी लर्निंग है वो भी इफेक्ट होती है ना। तो ये क्या है? इमोशनल एस्पेक्ट है। इसीलिए ये आपको पढ़ाए जा रहे हैं कि एज अ टीचर आप इन सारे एस्पेक्ट्स को समझे, जाने और अपने क्लासरूम में, अपनी टीचिंग पे उनको अप्लाई करिए, है ना। इसीलिए आपको पढ़ाया जा रहा है, अदरवाइज पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। देन हम बात करते हैं कॉग्निटिव एस्पेक्ट की। कॉग्निटिव एस्पेक्ट में क्या है? एडोलसेंट में बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करता है, एंगेज इन हाइपोथेटिकल रीजनिंग, डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। ये आपके की टर्म्स हैं, ये आपको याद रख रहे हैं। अब हमें कोई ये बताए कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होती है? अमूर्त चिंतन। हाँ, अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन जो मतलब कल्पनाओं बहुत में गहरी सोचते सोच हैं में और पड़ा गहन रहना। सोच होती है, वो हाँ, मतलब चिंतन आप ये कह करते हैं सकते नई हो, नई चीजों के बारे में। हाँ, आप ये कह सकते हो मतलब बहुत मोटे ज्यादा तौर पे, सोचना। हाँ, सोचना, यानी कि जो चीजें हमें दिखाई नहीं देती हैं,
जैसे हमारे आइडियाज हो गए, थॉट्स हो गए, हमें नहीं दिखाई देता लेकिन हम सोच रहे होते हैं उन सारी चीजों को, है ना। जैसे कि अभी कि हम ये मतलब चैप्टर पढ़ रहे हैं, अभी हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम इसको विजुअलाइज कर रहे हैं ना, अपने थॉट्स में लेके आ रहे हैं। तो ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है। कॉन्क्रीट थिंकिंग क्या होती है, जो हम अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, है ना। तो ये सब क्या हो, जैसे कि आप बॉटल ले लीजिए तो बॉटल को आप छू सकते हो, देख सकते हो, सब कुछ कर सकते हो इसके साथ। तो वो क्या है, आपकी कॉन्क्रीट थिंकिंग है। तो वहीं पे वो जब माइंड बच्चा में सेट हो एडोल्सेंट, जाती है वो बॉटल। हाँ, जब वो माइंड में बॉटल सेट हो गई तो वो क्या हो गई, आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो गया। जैसे आप बच्चों को, आपने देखा होगा छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है तो उनको पढ़ाया गया है एप्पल, तो पहले उनको एप्पल दिखा के पढ़ाया जाता है कि देखो बेटा ये एप्पल है। जब वो एप्पल वो बच्चा सीख गया, अब एप्पल को हटा दिया, फिर सिर्फ एप्पल ही बोल दिया तो उसके माइंड में तुरंत एप्पल आ गया। अब वो एप्पल को सोच पा रहा है, जो वो वो शेप क्या हो ले गया, आपके लेता है ना, एब्स्ट्रैक्ट वो थिंकिंग। एप्पल जाती हाँ, माइंड में। बिल्कुल। तो एडोलसेंट लर्नर जो होता है वो उस समय एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना शुरू करता है, हाइपोथेटिकल रीजंस करता है। हाइपोथेटिकल रीजंस का मतलब क्या है, बताओ। वो जो क्रिटिकल चीजें होती हैं, सोचने समझने की जो क्षमता होती है, उस चीज में ज्यादा मैच्योर हो जाते हैं। मतलब वो बहुत ज्यादा गहराई से सोचता है, कोई भी चीज होती है कि मुझे ये चीज कैसे जैसे आप ये करनी कह है। सकते हो, रीजनिंग हाँ, जैसे आप कह सकते हो कि अगर कोई समस्या दे दी गई, अब उस समस्या को कैसे अब सॉल्व उसको करना है, इस रास्ते से सॉल्व भी सॉल्व करना कर है, सकते हैं, उसके इसलिए भी कर वो सकते हैं, नए नए अलग अलग तरीकों रास्ते से। सोचेगा उनको हाँ, सॉल्व नए नए करने के तरीकों से लिए। वो सोचता माइंड है, में वही हाइपोथेटिकली चीज चीजों को चलती सोचता रहती है। है। तो बच्चा क्या करता है, हाइपोथेटिकल रीजन करता है। उस समय पे उसकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो रही होती है ना, डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, मतलब बताओ। वो उसी चीज में उलझा रहता है, मतलब कि मुझे ये चीज कैसे करनी है। मैम कोई भी आलोचनात्मक समस्या चिंतन, में आलोचनात्मक हाँ चिंतन या हाँ, क्रिटिकल हिंदी में कहते थिंकिंग, हैं आलोचनात्मक चिंतन। क्या है मतलब आलोचनात्मक? किसी चीज की अच्छाई और बुराई दोनों के विषय में विचार करना और फिर किसी निर्णय पे पहुंचना कि ये चीज सही है या गलत है या इसका रास्ता क्या हो सकता है। मतलब सही और गलत दोनों की दिशा में सोचना आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। मतलब यानी कि ये चीज एडोलसेंट कि जो लर्नर जो होता है, बताओ। मैम ये चीज जो बोलो बोलो। चीज मैं सोच रहा हूँ वो सही है कि नहीं। हम्म तो आलोचनात्मक चिंतन भी करना शुरू कर देता है ना, एडोलसेंट लर्नर। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके एडोलसेंट लर्नर्स की। एकेडमिक में क्या आएगा, बच्चा फॉर्मल एजुकेशन में ही है, एक्टिव लर्नर है। सोशल में क्या आएगा, पीयर इन्फ्लुएंस में है, अपने साथियों के प्रभाव में रहता है वो, है ना। अपनी इंडिपेंडेंस को, अपनी स्वतंत्रता को वो एक्सप्लोर कर रहा है, जान रहा है, समझ रहा है, सोशल स्किल्स को डेवलप कर रहा है। इमोशनल एस्पेक्ट की जब बात करेंगे तो हम बहुत ही अप एंड डाउन इसके इमोशंस में चलते रहते हैं, है ना। वो सेल्फ डिस्कवरी कर रहा है, अपने आप को जानने की कोशिश कर रहा है। कॉग्निटिव तभी एस्पेक्ट की जब पॉजिटिव बात करेंगे थॉट, तो यहाँ पे आपकी हम्म मैम तभी पॉजिटिव थॉट आते हैं, तभी नेगेटिव आते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कॉग्निटिव एस्पेक्ट में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, हाइपोथेटिकल रीजनिंग और क्रिटिकल थिंकिंग जैसी चीजें आ जाती हैं। इज इट क्लियर? यस मैम। आगे बढ़े। यस मैम। अब देखिए, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये आपकी की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी आप इसको बना लीजिए स्टार। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वैसे तो पूरी स्लाइड से आप अगर ध्यान से स्लाइड आपने ये पढ़ी होगी या ये पूरी पीपीटी आपने ध्यान से देखी होगी या समझी होगी, अब आप प्रीवियस क्वेश्चंस लगाएंगे ना, आपको बहुत सारे पॉइंट्स इसमें से मिल जाएंगे। लेकिन ये जो की कैरेक्टरिस्टिक्स है, यहाँ से काफी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ, मतलब रिपीट इन द सेंस इन्हीं पॉइंट से क्वेश्चन आपका बन जाता है लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स से। तो यस पहला मैम। पॉइंट है आपका, हाँ, पहला पॉइंट है आपका क्यूरियोसिटी। कोई बताएगा क्यूरियोसिटी के बारे में? एनीवन? जिज्ञासा जो उनके अंदर होती है उसको बाहर निकालना। जिज्ञासा जो होती है वो बाहर निकाल। Always और कोई बताए? eager to know new things and learn new things. नए नए या फिर सवाल किसी भी बच्चे चीज के मन में बारे में आते जानने रहते की हैं। जिज्ञासा होती है। हाँ, बिल्कुल। जो एक गुड लर्नर होता है
या एक जो अच्छा लर्नर होता है वो हमेशा क्यूरियस होता है नई नई चीजों को जानने के लिए। ये है तो ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों नहीं है ना, इसको कैसे कर सकते बिल्कुल। हैं। तो हमेशा वो नई नई चीजों को जानने के लिए उत्सुक रहता है। आपने बच्चों को देखा होगा, आप उनको कोई चीज दे दीजिए वो तोड़ मरोड़ के बराबर कर देंगे, है ना, करते हैं ना ऐसे। तो वो यस क्या है, मैम। वो उस चीजों को जानना चाह रहे हैं कि ये चीज ऐसे क्यों है ना। तो एक अच्छे लर्नर के अंदर क्यूरियोसिटी होती है, और अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी मर गई तो आप नई चीजें सीखने के लिए रेडी ही नहीं होंगे, है ना। तो इसलिए एक अच्छा लर्नर वही है जो नई नई चीजों को सीखने के लिए क्यूरियस रहता है, नई नई चीजों को एक्सप्लोर करता है, अंडरस्टैंड करता है, समझता है नए नए कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है। इसीलिए एक अच्छा लर्नर क्या है, जिसके अंदर क्यूरियोसिटी पाई जाती है। दूसरा है मोटिवेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर जो आपके अंदर मोटिवेशन नहीं है ना, तो आप सीख नहीं सकते। कोई भी चीज हो, अगर जो आप मोटिवेटेड नहीं हो तो आप नहीं सीखोगे। अब मोटिवेशन भी दो तरीके का होता है, एक होता है आपका साइकोलॉजी होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल। हाँ, एक होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, एक होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, इंटरनल। ठीक है। कोई बताओ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है। जो हमें बाहर से मिलता है, जैसे हमारी फैमिली का कोई मेंबर हुआ, उनके कोई थ्रू टीचर मोटिवेट हुआ करना, वो या फिर मोटिवेट करते हमारे हैं। टीचर्स के थ्रू मोटिवेट करना, तो जो हमें बाहर से मोटिवेशन मिलती है वो होता है। हाँ बिल्कुल सही। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, जो मोटिवेशन हमें बाहर से मिले, जैसे कि होता है कि अगर जो आपने नेट क्वालिफाई किया तो आपको ये गिफ्ट दिया जाएगा, या ये एग्जाम क्वालिफाई कर लो आपको ये दिला देंगे, है ना। तो ये सब क्या होता है, ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के थ्रू जो लर्नर सीखता है वो बहुत लंबे समय तक चीजों को सीख नहीं सकता, है ना। इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है, जो आपके अंदर अपने आप से आता है जो ना, जैसे माइंड कि में आपकी चल रहा होता है। हाँ, माइंड में जो चल, जैसे कि आपका प्राइड हो गया, आपका इंटरेस्ट हो गया, आपके अचीवमेंट्स हो गए, आपकी क्यूरियोसिटी हो गई, है ना। ये क्या है, आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, जो आपके अंदर से ही आ रहा है। जैसे कि अब आपको एग्जाम आपका आने वाला है और आपको क्या करना है, पढ़ना है। अब दो तरीके के बच्चे होंगे, ठीक है। एक सुबह जो अपने आप उठ के पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है। एक वो बच्चे होंगे जिनको मम्मी धक्का मार के सुबह उठा रही होंगी। दो तरीके के बच्चे हो गए। अब जिनको धक्का मार के सुबह उठाया जा रहा है वो लंबे समय तक नहीं उठ पाएंगे अपने आप, जब तक उनको उठाया जाएगा तब तक वो उठेंगे पढ़ने के लिए। तो वो क्या हो गया, आपका एक्सट्रिंसिक हो गया, यानी बाहर से मोटिवेशन दिया जा रहा है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है, आप अपने आप खुद ब खुद उठ जा रहे हो पढ़ने के लिए। तो आप डेली उठोगे पढ़ने के लिए, एक दिन ऐसा तो नहीं कि एक दिन उठे दूसरे दिन नहीं उठे, तो आप डेली उठोगे पढ़ने के लिए। तो ये क्या होता है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। तो एक अच्छा लर्नर वही होता है जो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होता है, ठीक है। इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड का मतलब जो खुद ब खुद अपने आप से मोटिवेटेड है। जब वो खुद ब खुद अपने आप से मोटिवेटेड होगा तो वो लॉन्ग टर्म तक सीखने के लिए रेडी रहेगा, लॉन्ग टर्म तक चीजों को सीखता रहेगा, है ना। तो इसीलिए मोटिवेशन बहुत जरूरी है लर्नर के अंदर। देन आपका है सेल्फ मैम यहाँ डिसिप्लिन। मैम एक थोड़ा सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन मेरे को ये था, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है और वो मतलब कलाम साहब से, एपीजे अब्दुल कलाम जी से वो मतलब मोटिवेटेड है, वो उनकी पिक्चर देखता है और जब उनकी कहानी उन्हें सुनाई जाती है तो वो सोचता है कि मुझे भी कुछ ऐसा ही करना है। तो मैम इस तरीके के मोटिवेशन को किस श्रेणी में रखना चाहिए, एक्सटेंसिव में या इंटेंसिव में? देखिए अगर जो इंटरनल होगा, देखो अगर जो बच्चा किसी को देख के खुद ब खुद मोटिवेट हो रहा है, उसको किसी ने, उसने एक एपीजे अब्दुल कलाम की मूवी देखी है, उनके बारे में पढ़ा और वो मोटिवेट हो गया पढ़ने के लिए, अगर जो उसका वो मोटिवेशन लंबे समय तक कंटिन्यू रहा तो वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन में आएगा। अगर जो उसने मूवी को देखा, थोड़ी देर के लिए मोटिवेट हुआ और छोड़ दिया उसने, तो वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में आ जाएगा। समझ में आया? ओके मैम, तो जी डिपेंड जी मैम, करता है थैंक यू। उसके सिचुएशन पे, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, ओके मैम, ठीक है। थैंक यू मैम। हाँ, जी जैसे हम जी कभी कभी बहुत से लोगों से मिलते हैं और हम बहुत मोटिवेट होते हैं कि नहीं आज से तो हम पढ़ाई शुरू कर देंगे चाहे जो हो जाए, लेकिन वो थोड़े टाइम तक ही बना रहा है, उसके बाद खत्म हो गया,
है ना। इस तरीके के मोटिवेशन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के अंदर, जब तक आप अपने अंदर से खुद ब खुद नहीं तत्पर हो उस चीज को सीखने के लिए, तब तक आप लॉन्ग टर्म तक नहीं सीख सकते। देन है आपका, हाँ, देन है आपका सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब क्या है? आत्म अनुशासित। हाँ, आत्म अनुशासित क्या होता है? कैसे एक लर्नर आत्म अनुशासित होता है? मैम क्योंकि एडोलेसेंस का बच्चा है ये, और एडोलेसेंस में जो एक भावना होती है बच्चों में वीर पूजा की, जैसे हीरो वर्शिप भी कहते हैं हम, तो जो बच्चा होता है हीरो वर्शिप, क्योंकि उसको मालूम है कि इसके जैसा बनना है, तो वो कहीं ना कहीं उन्हीं के जैसा बनने के लिए प्रयासरत रहता है और उसी तरीके से डिसिप्लिन में आ जाता है। मतलब अगर वो एक अच्छा बनने का प्रयास करे, मान लीजिए किसी बॉलीवुड करेक्टर को अपना हीरो बना लेता है, तो उन्हीं के तरीके से वो बिहेव करने लगेगा, उन्हीं के तरीके से वो डिसिप्लिन को एडेप्ट करने लगेगा, मे बी इन दिस सेंस। नहीं, पहले आप ये समझ लीजिए कि ये वाली जो स्लाइड है ये आपकी पीछे वाली स्लाइड से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हुआ। ये ओवरऑल जो भी हमने एडोलसेंस वाली कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, जो भी हमने एडल्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, उनको मिला के ये क्रिस्प निकाला गया है कि मोटे तौर पे की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है लर्नर की। वो कोई भी लर्नर हो सकता है, चाहे वो एडोलसेंस का हो चाहे वो एडल्ट हो। इज इट क्लियर? है ना। क्यूरियोसिटी एक एडल्ट लर्नर में भी होती है और एडोलसेंट लर्नर में भी होती है, लेकिन दोनों में लेवल में अंतर आ जाता है, ठीक है, क्योंकि दोनों के एजेस में अंतर है। इज इट क्लियर? ये आपको याद रखना है, यही फंसते हो तुम लोग क्वेश्चंस में। समझ में आया? तो सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब, आत्म अनुशासित का मतलब ये होता है, जैसे कि आप नेट की तैयारी कर रहे हो तो आपने क्या किया, एक गोल सेट कर लिया, है ना। क्या किया आपने? एक गोल सेट कर लिया, आपने टाइम को मैनेज किया, है ना, टाइम को मैनेज किया, आपने एक टाइम टेबल बना लिया, है ना। क्या बना लिया? टाइम टेबल बना लिया। आप उसी पे क्या हो, फोकस्ड हो। ये क्या होता है? सेल्फ डिसिप्लिन होती है, ठीक है। हम लर्नर की बात कर रहे हैं तो हम हमेशा क्या करेंगे, स्टडीज से रिलेटेड बात करेंगे, तो इसलिए मैंने ये पॉइंट्स लिए। आप इसी को किसी भी चीज में फिट कर सकते हो। इज इट क्लियर? तो एक लर्नर क्या होता है, हमेशा सेल्फ डिसिप्लिन होगा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन होगा उसके अंदर, और हमेशा वो क्या रहेगा, क्यूरियस रहेगा, क्यूरियोसिटी होगी उसके अंदर। देन है आपका अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? वो अनुकूलता, एक तरह से कि वो जैसा अनुकूलता। समय हो उसी तरह से वो अपने आप को ढाल सके। हाँ बिल्कुल सही, यानी कि आप यहाँ पे ये कह सकते हो, अडेप्टेबिलिटी में यहाँ पे जो लर्नर है ना, जो विद्यार्थी है, जो लर्नर है, वो हमेशा ओपन माइंडेड रहता है ना। क्या रहेगा? ओपन माइंडेड रहेगा। ओपन माइंडेड मतलब आप ये भी कह सकते हो फ्लेक्सिबल रहेगा, जैसी सिचुएशन आई उसने अपने आप को उस तरीके से बिल्कुल अडेप्ट कर लिया, है ना। अगर जो हम लर्निंग की ही बात करें, हो सकता है उसको उस तरीके का माहौल ना मिल रहा हो पढ़ने का, लेकिन क्या किया उसने, जो चीजें उसको जहां से सीखने को मिल रही उसने वहां से वो सीख ली, उसके बाद वो अलग तरीके से भी सीख सकता है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जैसी भी सिचुएशन होगी, जो लर्नर होता है वो ओपन माइंडेड होता है, फ्लेक्सिबल होता है और चीजों को अडेप्ट कर लेता है ना। तो एक अच्छा लर्नर वही होता है जो ओपन माइंडेड हो, जो फ्लेक्सिबल हो, रिजिड ना हो, है ना। जैसे आप फ्लेक्सिबिलिटी से यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि जैसे आजकल हम ऑनलाइन मोड पे भी पढ़ रहे हैं और ऑफलाइन मोड पे भी पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको ऑनलाइन मोड नहीं समझ में आता, उनको ऑफलाइन मोड ही समझ में आता होगा। लेकिन आज डिमांड क्या है, ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन डिमांड भी है, क्योंकि ऑनलाइन मोड में आप एक साथ एक समय पर बहुत से लोग जुड़ सकते हैं, है ना। तो जो इस सिचुएशन को जिसने अडेप्ट कर लिया, जो फ्लेक्सिबल हो गया वो आगे बढ़ गया, जो रिजिड रहा वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए एक लर्नर को हमेशा कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ओपन माइंडेड होना चाहिए। देन आपका परसिस्टेंस। परसिस्टेंस का मतलब क्या होता है? दृढ़। जैसे अपने उसने किसी चीज के लिए मोटिवेट है तो उसके लिए वो दृढ़ है कि मुझे ये काम को पूरा करना है, उस चीज के लिए स्थिर रहेंगे। बिल्कुल सही। मतलब जो आप ये भी कह सकते हो कि जो भी चैलेंजेस आते हैं उसके रास्ते में, है ना, तो उन चैलेंजेस को वो क्या करता है, फेस करता है ना, फिर से खड़ा होता है और फिर से नए तरीके से अपनी लर्निंग जर्नी को शुरू करता है, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका
परसिस्टेंस होता है। समझ में आया कि नहीं आया? आप ये भी कह सकते यस हो कि मैम। जो भी चैलेंजेस आए, उन चैलेंजेस से लर्नर ने अपने आप को ओवरकम किया, ओवर करने के बाद फिर अपनी लर्निंग जर्नी को शुरू कर दिया। ये क्या होती है? परसिस्टेंसी होती है, परसिस्टेंस होता है। उसके बाद है क्रिटिकल थिंकिंग, जो कि आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि क्या सही है क्या गलत है, उसके बारे में सोचना, विचार करना, फिर किसी कंक्लूजन पे पहुंचना है। ये क्या होती है? क्रिटिकल थिंकिंग होती है। देन आपका रेजिलियंस। रेजिलियंस क्या होता है? लचीलापन। ये भी फ्लेक्सिबिलिटी की तरह ही है। हाँ, ये भी बिल्कुल नहीं, ये फ्लेक्सिबिलिटी की तरह नहीं, ये चैलेंजेस की तरह है। मतलब कोई भी हाँ, चुनौती है तो एक्सेप्ट करना। हाँ, कोई भी चुनौती होती है उसको एक्सेप्ट करना, कोई भी नई लर्निंग अपॉर्चुनिटी आई उसको एक्सेप्ट करना, है ना। अगर जो फेल हो गए हो तो ये नहीं कि हार के बैठ गए, फिर से खड़े होना, फिर से शुरुआत करना, है ना। ये क्या होती है आपकी? जीरो से स्टार्ट रेजिलियंस। करना। हाँ, जीरो से स्टार्ट करना, तो ये क्या होता है? आपका रेजिलियंस होता है। देन है आपका फील्ड इंडिपेंडेंट वर्सेस फील्ड डिपेंडेंट। ये क्या है? फील्ड मतलब इसका है कि या तो ये स्वतंत्र होते हैं, फील्ड इंडिपेंडेंट की स्वतंत्रता से अपना सीखना, और फील्ड डिपेंडेंट दूसरों उस पे आश्रित रह के दूसरों की मदद से लेके सीखना। बिल्कुल सही जवाब। अपने आप को मुझे स्वतंत्र लगता नहीं महसूस कि करना। हाँ, मुझे लगता नहीं कि मुझे इसको समझाने की जरूरत है। फील्ड इंडिपेंडेंट फिर भी बता देती हूँ। फील्ड इंडिपेंडेंट का मतलब यहाँ पे आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो। फील्ड इंडिपेंडेंट कौन होगा? एडल्ट लर्नर। ठीक है, जो क्या करेगा? कोलैबोरेशन के साथ पढ़ता है या सीखता है। ठीक है, फील्ड डिपेंडेंट का मतलब क्या होगा? जो किसी दूसरे पे डिपेंडेंट होता है सीखने के लिए। इज दैट क्लियर? तो ये क्या है आपका? फील्ड इंडिपेंडेंट और फील्ड डिपेंडेंट लर्नर होते हैं, है ना। देन आपका ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब क्या है? मतलब माइंड में एक गोल सेट किया हुआ है कि हमें ये चीज करना है। अच्छा, और बताओ। मैम मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर हमने कोई अपना गोल है वो अचीव कर लिया तो फिर हम वहीं रुक जाएं, ये माइंडसेट नहीं होना चाहिए। मतलब हमें फिर आगे भी कुछ न्यू चीजें सीखते रहना चाहिए अपनी ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए। इस तरह का माइंडसेट होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल से ग्रोथ माइंडसेट से आप, ग्रोथ का मतलब है क्या होता है? ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। जा रहा है किस में जा रहा है? ये पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो यानी कि एक लर्नर को हमेशा हमेशा आगे की तरफ सोचना चाहिए। मतलब उसका जो माइंड है वो हमेशा तत्पर रहे सीखने के लिए। ये आप कह सकते हो कि हमेशा तत्पर रहे सीखने के लिए, है ना। ऐसा ना हो कि हम, आप ये भी कह सकते हो कि जो भी लर्नर मिस्टेक्स करते हैं अपनी मिस्टेक से सीखना, है ना। जो भी फेलियर फेस किए हैं उससे ओवरकम करना, हमेशा फ्लेक्सिबल रहना, है ना। नई नई सिचुएशंस को एक्सेप्ट करना, उनको, या भी कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना। इस तरीके का जो माइंडसेट अगर जो हमारा होगा तो हम चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से सीखते हैं। तो एक लर्नर का जो माइंडसेट है वो ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। ठीक है ना। तो आप ये भी कह सकते, आप इसको ग्रोथ माइंडसेट को एक्टिवनेस के साथ भी जोड़ सकते हो, है ना। तो एक लर्नर को हमेशा कैसा होना चाहिए? एक्टिव होना चाहिए। तो जब लर्नर एक्टिव होगा तो वो बहुत अच्छे तरीके से जो भी उसको चीजें सीखने के लिए, करने के लिए दी जाएंगी, वो बहुत अच्छे तरीके से कर पाएगा, है ना। तो एक लर्नर को हमेशा प्रॉब्लम को ग्रोथ सॉल्व माइंड करना। या उसका, हाँ, एक ग्रोथ माइंडसेट उसका होना चाहिए, है ना। तो ये क्या है? ये कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लर्नर्स की, जिसमें है क्यूरियोसिटी, मोटिवेशन, सेल्फ डिसिप्लिन, अडेप्टेबिलिटी, परसिस्टेंस, क्रिटिकल थिंकिंग, रेजिलियंस, है ना। फील्ड इंडिपेंडेंस वर्सेस फील्ड डिपेंडेंट, ग्रोथ माइंडसेट। तो ये कुछ आपकी की कैरेक्टरिस्टिक्स थी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज हमने डिस्कस किया, ये तो की कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने अभी बताया। उसके बाद हमने एडोलसेंट लर्नर डिस्कस किया, उनकी एकेडमिक, सोशल, इमोशनल और कॉग्निटिव एस्पेक्ट के बारे में हमने डिस्कस किया। और ऐसे ही हमने एडल्ट लर्नर की एकेडमिक, सोशल, इमोशनल और कॉग्निटिव एस्पेक्ट डिस्कस किए। और ये कुछ, जैसे कि आपकी ये वाली स्लाइड और लास्ट वाली स्लाइड, ये कॉमन स्लाइड है जो कि आपकी एडल्ट लर्नर में भी आ सकती है और एडोलसेंट में भी आ सकती है ना।
तो आपको ये सारे की पॉइंट्स याद रखने हैं। सिर्फ आपको ये सोचना, ये देखना है कि आपको क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है। ऐसा तो नहीं है कि 4 पॉइंट आपके एडल्ट लर्निंग के दे दिए गए और 1 पॉइंट आपका एडोलसेंस का दे दिया गया। अब क्वेश्चन आपको किस तरीके से पूछा गया, आपको वहां पे उस तरीके से अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है ना। तो अब आप बताइए, कहीं से भी आपको कुछ ना समझ में आया हो तो आप पूछिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए इससे रिलेटेड। अब मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ना समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं, या अगर जो आपको अभी इसी प्रेजेंट टाइम में कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है, 1-2 क्वेश्चन मैं दे देती हूँ, तो आप सॉल्व करके देखिए कि आप उसको कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। यस मैम। हाँ बताओ। यस मैम दीजिए। दे दें? यस मैम दे तो दीजिए। हाँ, लेकिन तुम लोग फिर हिंदी इंग्लिश वाली प्रॉब्लम कहोगे कि हिंदी में है ये इंग्लिश में है। एक क्वेश्चन लिखो अच्छा। ट्राई तो करेंगे, हम्म हम करने की कोशिश तो करेंगे, हिंदी भी इंग्लिश हाँ, भी। करने की कोशिश करो, ना समझ में आए तो फिर मैं बताऊंगी। लिखो एक क्वेश्चन फटाक से। बोले? यस मैम। हाँ लिखो। स्टेटमेंट 1, adolescence period is the transitional period of growth and development. Adolescence period is the transitional period of growth and development between childhood and adulthood. Between childhood and adulthood. हिंदी में जिसको लिखना हो वो लिख ले। कथन 1, किशोरावस्था वृद्धि और विकास का संक्रमणकालीन काल है। बचपन और वयस्कता के बीच। लिख लिया? दूसरा स्टेटमेंट बोलूं? यस मैम। सेकंड स्टेटमेंट आकांक्षा लिखिए। माइक ऑफ कर लिया करिए जब आपको कुछ नहीं बोलना है। आकांक्षा माइक अपना ऑफ कर लिया करें। दूसरा स्टेटमेंट लिखिए। Adolescence is a period of emotional stability and great grief. Adolescence is a period of emotional stability and great relief. हिंदी में लिख लीजिए। किशोरावस्था भावनात्मक स्थिरता और बड़ी राहत की अवधि है। लिख लिया? ऑप्शंस लिखो। इसका बोथ आंसर 10 स्टेटमेंट, ऑप्शन तो सुन लो। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। मतलब कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। दूसरा है बोथ स्टेटमेंट 1 and 1 आर फॉल्स। मतलब कथन 1 और कथन 2, कथन 1 और कथन 1, एक मिनट गलत हो गया मुझे। हाँ, कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत हैं। ठीक है। थर्ड लिखो, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। और चौथा है स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और इसका आंसर बताइए।
One मैम is ऑप्शन true, 3 है। second is सेकंड false. टू फॉल्स। मैम ऑप्शन 3 है। ऑप्शन वन 4। वन ट्रू, ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा सही है? 4। ऑप्शन 3। ऑप्शन 3। किसी का कुछ और आंसर तो नहीं आया है? One is true, second is false. 1 इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स। False. ठीक Yes, है, ma'am. तो मतलब समझ में आया आपको। तो इसी तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लगाइए, और जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। कोई जरूरी नहीं कि मैंने जो कॉन्सेप्ट अभी आपको पढ़ा दिया है उसी से आ जाए, लेकिन जो चीजें मैंने पढ़ाई हैं अगर जो आप उसको क्वेश्चंस में अप्लाई कर ले जा रहे हो तो इसका मतलब ये है कि जो आज का लेक्चर है वो फ्रूटफुल होगा। और ये फ्रूटफुल तभी होगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे, अदरवाइज पढ़ के आप कॉपी बंद करके रख दोगे, उसका कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। कुछ भी चीज पढ़िए, एक एक टॉपिक को पढ़िए, आप उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन 2004 से लेके अब तक के जितने भी क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं आप उनको सॉल्व कर डालिए। आप देखिए आपको कहीं ना कुछ नया नया मिलता रहेगा। फिर जो भी चीज आपको नहीं मिली फिर आप उसको ढूंढ लिए, उसको पढ़िए, फिर क्वेश्चंस लगाइए, है ना। जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। और आप बिना प्रैक्टिस किए तो बहुत ही मुश्किल है आपको नेट या जेआरएफ क्वालिफाई करना। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है कॉन्सेप्ट के साथ साथ, है ना। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। कहीं पे भी ना कुछ समझ में आया हो तो अभी भी आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और अगर जो आपको प्रिपरेशन करनी है तो मेरा यूट्यूब चैनल है द इंक्लूसिव जोन, सर आपको लिंक दे देंगे, आप उससे पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। थैंक यू। किसी को पूछना हो पूछ लो, वरना मैं एंड करती हूँ अपनी तरफ से। तो मुझे लगता है विद्यार्थियों को स्वयं ही उनके प्रश्नों का हल मिल चुका है। जैसा कि मैंने कक्षा के प्रारंभ में ही कहा था कि अर्चना मैम काफी एक्टिव रहती हैं विद्यार्थियों के लिए। तो आज मैम हमारी क्लासेस बहुत सारी हुई हैं, लेकिन आज पहली बार हमारे विद्यार्थी इतने ज्यादा एक्टिव हुए। ये हमारी ऐसी पहली क्लास है जिसमें सबसे ज्यादा एक्टिव विद्यार्थी हुए हैं, और उसका कारण है क्योंकि प्रोफेसर एक्टिव है। तो मैम वास्तव में बहुत ही गूढ़ता, बहुत ही सरलता के साथ आपने जिस इस शिक्षण अभिवृत्ति विषय को समझाया है, निश्चित तौर पर विद्यार्थी जरूर समझे होंगे। फिर भी अगर किसी विद्यार्थी का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। सर मैम ने आज बिल्कुल ऐसे समझाया जैसे एडोलसेंस होते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। मैं प्रश्न पूछ रही हूँ, तैयार है ना, तो बिल्कुल दिमाग के सारे तंतु खुल गए एकदम बिल्कुल कि मैं पता नहीं अब क्या पूछने वाली है। इसीलिए मैं हमेशा अपनी क्लास को शुरू करने से पहले, वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, चाहे वो ऑनलाइन मोड हो ऑफलाइन मोड हो, सबसे पहला मेरा स्टेटमेंट होता है कि मेरे क्लास में जागते रहना, सोने वालों की जगह नहीं होती मेरी क्लास में। त्यागी सर के बाद आज आपकी क्लास लेके मैम बहुत अच्छा लगा। अच्छा तब होगा जब आपने जो पढ़ा है आप उसकी प्रैक्टिस करिए। मैं बहुत फोकस करती हूँ प्रैक्टिस पे, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाइए। अगली बार से मैम और अटेंटिव होके बैठेंगे। बिल्कुल, मतलब आप अटेंटिव कम थे। बिल्कुल मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। रॉबिन सर क्या हमारे साथ जुड़े हुए हैं? रॉबिन सर, डॉक्टर रॉबिन सर। तो अगर मैं चाहूंगा कि कोई एक विद्यार्थी माइक जी सर। जी अच्छा सर तो सर ही मैम को अंत में धन्यवाद औपचारिक रूप से करें। बहुत शानदार क्लास रही है सर, आपकी राय? बिल्कुल बिल्कुल। आज पूरा समय लगभग मैं मैडम की क्लास में मंत्रमुग्ध होकर बैठा रहा, और बड़ी रेस्पॉन्सिव और इंटरेक्टिव क्लास थी निसंदेह। बच्चों ने काफी रेस्पॉन्स दिया, मैडम ने बीच बीच में इंटरेक्टिव रखा क्लास को, और एक्टिव रही क्लास, और बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव और क्रिस्प, और मैं कहूँगा एग्जाम ओरिएंटेड, कहाँ से किस टॉपिक पे किस तरह से प्रश्न बन सकता है वो साथ ही साथ मैडम लेके चल रही थी। और एक दो एग्जाम्पल के थ्रू लास्ट में भी मैडम ने जैसे एक दो क्वेश्चन लिए और बताया, तो मैं समझता हूँ कि जरूर एक समझ बच्चों की इसमें जो हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड का जो ये पेपर है, यूनिट है, इसमें बनी होगी। और आप लोग
जैसा मैडम ने अभी मटेरियल भी आपको मिल ही जाएगा, तो उसी लिहाज से जिस तरह से मैडम ने आपको लेके चली है उस तरह से आप भी अपना रिवीजन जरूर रखिए। मैडम ने भी कहा है रिवीजन रखिए, और हम पहले भी हम कहते हैं सभी क्लासेस के लिए कि जो आपको क्लास ली जा रही है उसमें आप उसको रिवीजन करें, उससे अपने पास जो मटेरियल है उससे भी आप उसके गो थ्रू करें और क्वेश्चंस निकालें, और उसके बाद आप अपने जो प्रीवियस सेट्स हैं उनको भी देखें। तो जरूर आज की क्लास आपको बहुत मैडम आपकी क्लास लाभान्वित करेगी, हमें ऐसा विश्वास है। और मैडम ने बड़े देर तक अपने अपने बहुमूल्य समय में से हमें समय निकाला, हमें अपनी शक्ति को हमें प्रदान किया। मैडम, मैं पूरे अपनी ऑर्गेनाइजिंग टीम, अपने पार्टिसिपेंट्स की ओर से आपका हार्दिक धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। और फ्यूचर में भी आपसे हम आशा रखेंगे कि आप अपने बहुमूल्य समय में से यथासंभव जितना हो सकेगा आप हमारे बच्चों को लाभान्वित करने पुनः उपस्थित हो जाएंगी। हमारे बच्चों का सौभाग्य है कि इस तरह के एक्सपर्ट अब हमारे साथ जुड़ने लगे हैं, जिससे कि हमारे मिशन को और मजबूती मिलेगी, हमारे बच्चों को और लाभ होगा। इन सब शब्दों के साथ आपका पुनः धन्यवाद, आभार। थैंक यू सो मच सर। मैं बहुत ग्लैड हूँ कि मैं जुड़ी, मुझे खुद भी बहुत अच्छा लग रहा है। ऑडिबल नहीं है सर आप। मयंक जी, आपका माइक सर म्यूट है जी। तो मैम बिल्कुल जैसा कि रॉबिन सर ने कहा कि हमें आगे भी आपसे आशा रहेगी, अपेक्षा रहेगी कि इसी प्रकार से विद्यार्थी हित में बुंदेलखंड महाविद्यालय परिवार के इस पुनीत ज्ञान यज्ञ में शामिल रहें और विद्यार्थियों को लाभान्वित करें। वास्तव में आज की क्लास बहुत शानदार थी, विद्यार्थी सक्रिय रहे और निश्चित तौर पर परीक्षा केंद्रित इस क्लास से बहुत वृहद रूप में विद्यार्थी हमारे लाभान्वित होंगे। तो मैम, पूरे बुंदेलखंड महाविद्यालय परिवार की ओर से एक बार पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, बाय बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, गुड नाइट, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। गुड नाइट। नमस्ते मैम, नमस्ते सर।